डिफरेंशियल। अब छोटा सा एक एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं। सपोज़ मेरे पास एक इस टाइप की एक डोरी है, वायर, और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे हिमानी, तुम बताओ बिना। ठीक है, आप इसको कैसे इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे? ठीक, आपको सिर्फ इसे कट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे? छोटे छोटे सेक्शन बांट देंगे जो स्ट्रेट हों। ठीक, भले ये पूरा सेक्शन कर्वी लीनियर, लेकिन ये इतना सा सेक्शन स्ट्रेट लाइन है, ये इतना सेक्शन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो वी डिवाइड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सेक्शंस, दे विल बी स्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास स्केल है और स्केल सिर्फ स्ट्रेट लेंथ को मेज़र कर सकती है। ठीक है ना, तो आप उस स्केल का यूज़ करके इसकी लेंथ मेज़र कर रहे हो, लेकिन आपको ये परमिशन नहीं है कि वायर को सीधा कर दें। वो तो अलग चीज़ हो गई है ना, तो अपन उसको शेप को चेंज कर दे रहे हैं, हमको बिना शेप को चेंज किए उसके लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे, उसके छोटे छोटे कई सेक्शन बना दोगे और हर सेक्शन को लीनियर मानते हुए उनकी सबकी लेंथ ऐड करते जाओगे, यानी डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स ये सब लेंथ लेते जाओगे और उनका सम कर दोगे। दैट विल गिव अस टोटल लेंथ। यहाँ दो चीज़ें हुई, आपने जो कट किए तो उसके कट करने मतलब डिफरेंस किया, उसका छोटे छोटे कई पार्ट्स डिवाइड किए और फिर वापस जोड़ा तो इंटीग्रेट किया। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हमें तब करनी पड़ती है जब अननोन टाइप के कर्व होते हैं, अननोन टाइप के एरियाज़ होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, अननोन टाइप के कर्व होते हैं जिनके स्लोप्स नहीं पता होते हैं, अजीबोगरीब स्लोप होते हैं। ठीक है, अब यदि मान लो आपको हिमालय का कंटूर बनाना है कि हिमालय में किस तरीके से ऊपर तक पहुंच रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में आपको कोई मैथमेटिकल वे ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हर हिस्से का स्लोप देख करके और फिर आप ऊपर तक पहुंच सकें, टॉप तक पहुंच सकें। अपन ने मैथड जरूर पढ़े थे कि टॉप की हाइट नापना है तो सीधे नीचे से उसका एंगल लिनियर हो गया। ठीक है, लेकिन रास्ता कितना यूज़ करना है, मूव करना है, आपको पता है हाइट 8848 मीटर्स है, पर क्या आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए? इट विल सर्टेनली बी मोर देन 8848 मीटर्स। ये तो एयर टू एयर डिस्टेंस है, ज़मीन से सीधे उसके पीक की डिस्टेंस अपन हाइट बोल सकते हैं, लेकिन रास्ता तो अलग अलग कई तरीके के हो सकते हैं और हर लेंथ को मेज़र करके आपको उन्हें सम करके निकालना होगा टोटल लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो बिना वहाँ पहुँचे हुए सिर्फ आपके पास फोटोग्राफ्स है, उनका यूज़ करके आप कैसे निकालेंगे? ये बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक, और फिर बाद में अपन देखेंगे कि फैक्ट्री वगैरह में जब कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, जैसे कि शूज़ बन रहे हैं, तो शूज़ बनाने के लिए कितना मटेरियल लगता है, क्या क्या लगता है? उसके लिए आपको चमड़ा लगेगा, उसके लिए आपको धागा लगेगा, उसके लिए ग्लू लगेगा, उसके लिए कटर्स लगेंगे, उसके बहुत सारे स्टील के पार्ट्स जोड़ने पड़ते हैं उसके अंदर। सारी चीज़ों को आपको वहाँ इकट्ठा करना होगा, सबकी कॉस्टिंग होगी और फिर उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसमें लेबर चार्ज भी जुड़ेगा, तो आप टोटल चार्ज निकाल लेते हो। ठीक है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट लगी। ठीक, एक लेमैन जो कि घर में बैठ के जूता बना रहा है उसके लिए बहुत इजी है, सारी चीज़ें उसने जो खरीद के लेके आया उसकी कॉस्ट निकाल लेगा, कितने जूते निकले बने उस पता लगा लेगा, एक जूते की कॉस्ट मिल जाएगी उसको, उसमें कितना प्रॉफिट कमाना है कमा लेगा वो। लेकिन मान लो मैं फैक्ट्री में हूँ और डिफरेंट मशीन्स आर डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स एंड ईच मशीन हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। ठीक, अब आपने ढेर सारे सोल बना के रख लिए लेकिन उतने ऊपर के कवर ही नहीं बनते उतने टाइम में, तो आपको सोल का थोड़ी ना भंडार इकट्ठा करके रखना है, तो आपको ऑप्टिमाइज़ करके रखना पड़ेगा कि कितने अपने को सोल बनाने हैं कि मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी खर्च करके मैक्सिमम अपन उसमें क्या कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जब अराइज होते हैं तो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं उनका यूज़ करते हैं, वो बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करते हैं, तो बहुत यूज़फुल है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल। ठीक, अभी तो हम सिर्फ स्लोप निकालने के लिए और एरिया निकालने के लिए फिजिक्स में यूज़ करेंगे, लेकिन आगे जब लाइफ में जाओगे तो एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं उसको करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट थिंक अबाउट वन एग्जाम्पल, सपोज ABCD। मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए आज थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे है, आपको इसके अंडरस्टैंड रहना चाहिए कि हाँ यूज़ कैसे होता होगा। ABCD 4 स्टोर्स हैं जो कोल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये कोल जो है ये X, Y और Z 3 पावर स्टेशन तक पहुंचने वाला है। ठीक, हर पावर स्टेशन की रिक्वायर्ड अमाउंट अलग अलग है, कोई 20 टन चाहता है, कोई 30 टन पर डे, कोई 40 टन।
एक अकेली कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पूरा का पूरा कोल दोनों को दे दे। ठीक, इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी 10 है और इसकी 20 है। टोटल कितनी हो गई इनकी कैपेसिटी? 50। इसको 10 चाहिए, इसको 20 चाहिए और इसको 30 चाहिए, या इसको भी 20 चाहिए, या इसकी 10 चाहिए। ठीक, टोटल अभी 40 है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और जो चाहिए वो कम है। ठीक है, तो आप अब क्या चाहेंगे? क्या ये 20 वाला चाहेगा पूरा 20 से आ जाए? नो, ही विल एक्चुअली टेक दैट कोल विच हैज़ लेस कॉस्ट। ठीक है, तो पहले तो पता लगाया गया कि कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कॉस्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, जहाँ निकल रहा है कोयला वहाँ कॉस्ट क्या है, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है। क्योंकि आपको पता है कि कोई बाजू में तो कोल स्टेशन होंगे नहीं, कोल के स्टेशन, कोल जो है वो बाजू में तो नहीं निकल रहा पावर स्टेशन के। ठीक है, पावर स्टेशन और कोल प्रोडक्शन दोनों अलग अलग जगह पर होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उस कॉस्ट को भी लगाएगा। उसे पता चला कि ए सबसे सस्ता दे रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना हो जाता है कि वो सी से महंगा हो जाता है। तो ये पता लगाने के लिए वो तो कैलकुलेशंस करेगा ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी, ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर कितना लग रहा है, कितनी डिस्टेंस है। ठीक, और ये भी देखेगा कि टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स, लिमिट्स हैं। ठीक, उन लिमिट्स के थ्रू वो एक इक्वेशन ड्रॉ करेगा जो कि इनके सारे प्रोडक्शन और इन तीनों को जो लगने वाला जो चाहिए कोल, उनके बीच रिलेट करेगा एंड देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज। ठीक, वो चाहेगा कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोयला सबसे कम समय मिले। ठीक है, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। हिज ऑब्जेक्ट इज़ टू गेट अ कोल विच हैज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट with minimum amount of time used to reach and best quality। ठीक, तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रख के खरीदेगा। तो ये सारे लिमिटेशंस के थ्रू एक इक्वेशन बनते हैं, उनको आप डिफरेंशियल मेथड से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कौन से कितना लेना है, इक्वेशंस बनते हैं। पुराने ज़माने में तो हाथ से होता था। आपको पता है कि दो वेरिएबल यदि हैं एक्स और वाई, तो उनके बीच उनको सॉल्व करने के लिए कई मेथड है आपके पास, आपने 7th 8th 9th में पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड एंड डिफरेंट मेथड्स। 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई एंड जेड, तभी थोड़ी बहुत मेहनत करके निकल जाता है, बट सर्टेनली वो एक्स वाई वाले वेरिएबल एक्स वाई वाले से ज़्यादा टफ होता है 3 वेरिएबल जब होते हैं तो। ठीक है, अब यदि मेरे पास 4 वेरिएबल हैं तो सर्टेनली ये कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इक्वेशन जो है। ठीक है, 4 इक्वेशन होंगे, उनको पहले 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 3 को 2 में करेंगे, फिर 2 को 1 में। एलिमिनेशन में यही करते हैं अपन। ठीक है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। ठीक है, यदि मेरे पास अब यहाँ तो कई वेरिएबल्स होते हैं, यानी इक्वेशन जो होते हैं उनमें एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कुछ भी हो सकते हैं, और जब मैं उनको सॉल्व करने बैठूँगा तो सिंपली मैनुअली करने जाऊँगा तो कई दिन लग जाएंगे, तब तक कोयला आके ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में पुराने ज़माने में तो कॉमन सेंस चलता था, एक पर्टिकुलर तरीका उन्हें निकाल लिया होता था कि हाँ यहाँ से इतने में पड़ रहा है तो ये खरीद लो। ठीक है, लेकिन आज आ गए कंप्यूटर्स। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता, उन कॉन्स्टेंट्स को डाल करके इक्वेशंस पहले से बने हुए रहते हैं, वो तुरंत, क्योंकि पता है इटरेशन जो होता है कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, वो कोई भी चीज़ को कई बार कर सकता है, लाखों बार कर सकता है कुछ मिली सेकेंड में। तो यहाँ पर भी उसको उन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को करने में कुछ मिली सेकेंड लगते हैं, और वो करेक्ट आपको ऑप्शन देता है कि कहाँ से कितना लेना चाहिए। लेकिन इक्वेशन तो आपको फॉर्मुलेट करना है। ध्यान रखना, कंप्यूटर सब कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशंस ये आप बना रहे हैं, आपने डिसाइड किए हैं कि किससे क्या कैसे लेना है, कोयले की कॉस्ट वगैरह सब आप डालने वाले हैं। उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको इतनी हेल्प करेगा कि सॉल्व करके बता देगा कि कौन से किस तरीके से आपको ख़रीदना है। ठीक है, तो इन सारे में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बहुत यूज़फुल है। तो अभी तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जब जाएंगे ऊपर पहुंचेंगे इसके तो पता चलेगा कि इसी से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे। ठीक, जो लोग ये बनाते रहते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, आगे की और चीज़ों को भी डाला जाता है, जैसे आज से 10 साल बाद क्या होगा। अब कोरोना ने सब बिगाड़ दिया। ठीक है, जितने भी इक्वेशंस थे सब खत्म हो गए। ठीक है, क्योंकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और हो गया है, वो आस्पेक्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो पहले नहीं था, ये आज से 1 साल पहले तक है, 6 महीने पहले तक। तो ऐसी चीज़ें जो अब अचानक आती है, सडनली अपीयर होती है, तो क्या चेंजेस करने चाहिए, कंटिजेंसी या स्टोर कितना होना चाहिए। पहले ऐसा था कि एक पावर स्टेशन है, वो मान के चलता था कि 7 या 8 दिन का स्टोरेज सफिशिएंट है। कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई लाइन टूटती है, कोई रेलवे लाइन बंद हो जाती है, ट्रक्स वगैरह की कोई स्ट्राइक होती है, तो उनको दूसरा एक रास्ता तैयार करने के लिए 6-7 दिन लगते हैं। ठीक है ना, तो ये उस हिसाब से सारी चीज़ों को तय करते थे। सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही बने होते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं।
ठीक है। नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट मोर ऑप्शंस कि 2 महीने हो तो क्या करेंगे, ठीक, 3 महीने होगा तो क्या होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है यदि हम इन चीज़ों को अच्छे से सीखें, ठीक। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्लोप से, सब कुछ ख़त्म कर दें, स्लोप से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि यदि आपने एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ठीक, y = f(x), तो मैंने f(x) के बारे में सबसे पहले बताया। f(x) क्या है? इट इज़ अ रिलेशन और इक्वेशन विच डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x, ठीक है। x के ऊपर डिपेंड करने वाला इक्वेशन होता है। जैसे f(x) = x² + x + 1, ये दिया है f(x) = y = दिस। आप इसमें x के लिए 0 रखोगे, y के लिए 1 आएगी, x के लिए 1 रखोगे, y के लिए 3 आएगी। इस तरीके से आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखोगे तो उससे y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। उनको सबको लेकर के आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये कर्व जो आपको मिल रहा है, ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। इट्स स्लोप इज़ वेरिंग। आप देख रहे हो शुरुआत, स्लोप क्या होता है उसको पहले डिस्कस कर लें। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर A to B मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हाइट आप कवर कर रहे हैं और जो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं, उनका रेशियो इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पर, ठीक, कि यहाँ हाइट कम है और ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो इसका स्लोप लो है, लेकिन इसमें हाइट उतने में आप ज़्यादा ऊंचाई चल जा रहे हो, जबकि x वही है, ये h1 है और ये h2 है, तो सर्टेनली स्लोप इसका हाई होगा। तो स्लोप डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ हाइट टू बेस। तो हाइट अपॉन बेस को क्या बोलते हैं? tan थीटा, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर पार्ट का स्लोप निकालना हो तो उसमें थीटा फाइंड आउट करते हैं और उसका टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये मैंने इसे कर्व बताया कि BC या B से लेके M तक की वैल्यू डेल्टा y है, तो वील राइट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है स्लोप ऑफ AB पार्ट। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब हमें सिर्फ A पॉइंट पर निकालना है। मैंने AB पॉइंट पर AB सेक्शन का निकाल लिया स्लोप, पर मुझे फाइंड आउट करना है सिर्फ A का। तो क्या करेंगे? आप B से A की तरफ मूव करेंगे स्लोली, यानी यू विल ट्राई टू रिड्यूस वैल्यू ऑफ डेल्टा x एंड विल ट्राई टू मेक इट 0। जैसे 0 हो जाएगा तो आप A पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब जब आप ठीक A पर निकालना चाहते हैं स्लोप को, तो विल मेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड दैट विल गिव अस स्लोप एट पॉइंट A। इसको इस मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है, dy/dx। यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा a, दैट मीन्स इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट A, ठीक है। तो ये किसको शो करता है? ये स्लोप एट पॉइंट A को शो करता है। इसको मैंने बताया कि एक और दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये y को क्या लिख सकते हो? fx, तो dy/dx ऑफ fx हो गया, इज इक्वल टू fx प्लस h। यहाँ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 था, मैंने डेल्टा x को क्या कर दिया? डेल्टा x इज इक्वल टू h कर दिया। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी? h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। यहाँ पर जो डेल्टा y था उसको मैं क्या लिख सकता था? y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो y प्लस डेल्टा y को fx प्लस h लिख दिया यहाँ से, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस h एंड y इज इक्वल टू fx, ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया और अपॉन में क्या कर दिया? डेल्टा x की यहाँ पर h। ये जो फॉर्मूला मिला है ये फर्स्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन कहलाता है। वी कॉल इट फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम सारे जितने फंक्शंस हैं sin x, cos x, x टू पावर n, उन सब का डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटोग्राफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद में आप इनके डिफरेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट रूल से, ये फर्स्ट रूल कहलाता है। वी कॉल इट फर्स्ट रूल, ठीक है। इस फर्स्ट रूल का यूज़ करके कैसे निकालते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। ये अभी मैंने इतने कोशिश किया, लेकिन मुझे पता है आप लोग जब तक मैथमेटिक्स में पढ़ोगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ये नहीं पढ़ोगे फंक्शन ऑफ एक्स और रिलेशन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन, तब तक आप लोगों को पूरा क्लियर नहीं होगा। ये फॉर्मूला इसलिए याद कर लो, सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है बता देता हूँ। सबके डिफरेंशियल लिखे होंगे, उनको अपने को याद करना है, जैसे अपन ने डायमेंशनल इक्वेशन याद किए थे, ठीक है, वैसे ही, ठीक। तो देखें, सबसे पहले तो फाइंड d/dx ऑफ x टू पावर n, ये दे दिया उसने यूजिंग फर्स्ट रूल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपके लिए fx क्या हो गया है? fx इज x टू पावर n, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा? x प्लस h टू द पावर n, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देंगे
1 में, ये 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू पावर एन अपॉन एच। ये हो जाएगा, वैल्यू रिप्लेस किया, कुछ नहीं किया अपन ने। अब इसमें से एक्स टू पावर एन को कॉमन निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स टू पावर एन कॉमन निकालिए। ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड कर देंगे अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एच। वेरिएबल क्वांटिटीज यहाँ एच टेंड्स टू 0 है, सिर्फ एच वेरी करेगी, तो इसलिए एक्स टू पावर एन कॉन्स्टेंट होगा, उसको पूरे के बाहर निकाल सकते हैं, लिमिट के बाहर। तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन बाहर निकाल लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एच। अब इसको यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यदि भूल नहीं गए हो तो। याद है बायनोमियल थ्योरम, कितने लोगों को याद है, 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2x स्क्वायर। बढ़ाते जा देते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 2 3 एक्स क्यूब डैश डैश तक जाना नहीं है, क्योंकि डेल्टा एक्स एच अपॉन एक्स वैसे ही बहुत छोटा होता है। एच कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। तो आप इसको सिर्फ इस तरह लिखेंगे, एक्स टू पावर एन लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एन एच अपॉन एक्स प्लस एक स्टेप और बढ़ा दो n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डैश इन्फिनिटी, और आखिरी में माइनस 1 अपॉन एच। ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। इस पूरे में h का डिवीज़न कर देंगे, तो क्या बचेगा, x टू पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h से h कैंसिल हो गया तो n बाय x, यहाँ बचेगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन, इसके अगले वाले में ऑल फैक्टर्स ऑल फंक्शन ऑल कहना चाहिए ऑल पार्ट्स विल कंटेन h एज कोफिशिएंट। h होना ही होना है, अगले वाले में h क्यूब आएगा, फिर h टू पावर 5 आएगा, फिर h टू पावर 6 आएगा, और अब आपको लिमिट h की वैल्यू 0 पुट कर देना सब में। तो क्या बचेगा, x टू पावर n, यहाँ तो n अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ ये 0 सारे के सारे कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि h टेंड्स टू क्या कर दिया आपने 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x ऊपर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा n x टू पावर n माइनस 1, दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n। ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैं फिर से एक बार पूरा h के लिए 0 रख सकते हो, कैन यू पुट वैल्यू ऑफ h 0 हियर, नहीं रख सकते, क्योंकि आपको एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी विच इज़ नॉट डिफाइंड। अपॉन में 0 इज इन्फिनिटी, सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स वैल्यू, तो यू कैन नॉट पुट वैल्यू ऑफ h 0 हियर। आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मैंने यहाँ जाके क्यों रखा, जब h टेंड्स टू 0 रखना ही था, h इक्वल टू 0, तो वहीं क्यों नहीं रख दिया, ठीक है। बिकॉज इन दैट केस इफ यू पुट वैल्यू ऑफ h 0 एंड इक्वेशन नंबर 1, इट विल मेक दैट फंक्शन इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ निगेटिव, ठीक है, दे आर ऑल नॉट डिफाइंड। तो ऐसे कोई फंक्शन यदि आ रहा है तो अभी अपने को और सॉल्व करते जाना है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। एक ऐसे कंडीशन में पहुंच गए, अब यदि आप इसमें h टेंड्स टू 0 पुट कर दोगे तो विल गेट ए डेफिनेट वैल्यू, तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ n अपॉन x बचेगा। इस x को ऊपर ले आ लेंगे तो n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1 ये आ जाएगा इन दिस वे। अब ये जो फॉर्मूला मिल गया है इसका हम यूज़ कर लेंगे, जैसे एक्स क्यूब का बोल दिया उसने, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 3x टू पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, n इज 3 तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 1 बोल दिया तो 1x टू पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 1, x टू पावर 0 इज़ 1, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, पर यदि कोई कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ e तो वो 0 हो जाएगा। क्यों, कांस्टेंट तो वेरी करता ही नहीं है, कांस्टेंट का स्लोप ही नहीं होगा, एनी कांस्टेंट इट्स डिफरेंशियल विल बी 0, पाई हो 4 हो 9 हो एनीथिंग, ठीक है, इट्स डिफरेंशियल विल बी 0, दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ अ कांस्टेंट ओनली कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो ये जो मैंने इतना बताया है इसका एक फोटोग्राफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक। तो क्या क्या चीज़ चेंज आएंगी देखें,
बाद में नोट कर लेना, सबको मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह मिल जाए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। रिप्लेस कर देंगे तो लिमिट इसे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आप लोग, साइन एक्स और कॉस, साइन एक्स की एक सीरीज होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 दैट इज इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, इनकी डेफिनेट वैल्यू साइन 30, साइन 31, साइन 32। आपको क्या लगता होगा, ऐसे नाप के हाइट और हाइपोटेनस का रेशियो निकाले होंगे? नो, देयर इज़ अ पर्टिकुलर सीरीज, विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज वी आर एबल टू फाइंड वैल्यूज़, ठीक है ना। तो वो सीरीज़ यहाँ पर आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यहाँ जरूरत होने वाली है उसकी। ये साइन एक्स की सीरीज़ होती है, कॉज एक्स की सीरीज़ होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 दैट इज। ये फैक्टोरियल 3 का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये उसका मतलब होता है, ठीक। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, कैसे हो जाएगा? नेगेटिव का फैक्टोरियल -4 नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने को कुछ मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल के बारे में, ठीक। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी। फिर से रिपीट करूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फाइंड आउट करना, साइन एक्स फाइंड आउट करना है तो एफ एक्स के लिए साइन एक्स हो गई, एफ एक्स प्लस एच के लिए साइन एक्स प्लस एच हो गई। ये वैल्यू अपन ने उस इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दी, इतना आ गया। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगेगा। किसने किसने अभी ये साइन सी माइनस साइन डी सीखा? बड़े फंसते हैं इस चैप्टर में, खास करके जब ये डिफरेंशियल पढ़ते हैं कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का भी एप्लीकेशन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का भी आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स का, लॉगरिथमिक सीरीज भी पता होना चाहिए। तो अब मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी, इसका पहले बता दूं, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस बाई 2 होता है क्या, ठीक, ये हो जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, इसकी वैल्यू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। और सबसे टिपिकल होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। या सामने माइनस साइन लिख लो तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बड़े अलग से कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, यहाँ इनका यूज़ होगा। तो यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का होगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन एच, ठीक। ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, दिस वन, ठीक है। अब इसको लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 कॉस एक्स और एक्स 2x अपॉन 2 मतलब x हो गया प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 अपॉन, ये 2 को मैंने अपॉन में ले लिया हूँ, h बाई 2 यहाँ से हटा करके। 2 स्टेप लिखता है इसलिए लंबे मेरे को टाइम लग जाता है, तो मैंने उसी स्टेप बता दिया, इस 2 को अपॉन में ले आके h अपॉन 2 लिख दिया, ठीक। और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसमें और इसमें। तो कैसे लिख देंगे इसको लिख देंगे, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉज एक्स प्लस एच बाई 2, ये पहला पार्ट हो गया, इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, ठीक है। दोनों में लिमिट डाल दिया लगभग, इसका हाँ इसका जो पुट कर दिए तो h टेंड्स टू 0 तो कॉज एक्स ऑनली बचेगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे यहाँ से आई है वो, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। मैं पूरे में यदि x का डिवीज़न कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डेट इन्फिनिटी। अब इसमें यदि x टेंड्स टू 0 पुट कर दूँ इधर तो ये सिर्फ ये सारे 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ओनली 1।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 हो या h/2 टेंड्स टू 0 हो, बात एक ही होती है। ठीक, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, cos ऑफ x। इसका मतलब d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब ये बता देने से फ़ायदा ये होगा कि कल अपन जब लिस्ट लिखेंगे परसों, तो आप पूछोगे नहीं सर कहाँ से आ गया। ठीक है, ये मेथड है जिससे आया है। अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ फैक्टोरियल मैंने बता दिया हूँ। फैक्टोरियल 1 मीन्स ओनली 1, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 5। अच्छा, फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है ना, इसको दो तरीके से बुक में आपको ऐसा मिलेगा, 3 उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी फैक्टोरियल 3 ही है। ठीक है, तो ये नोटेशन उसके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, मैं पुराने ज़माने का हूँ तो पुराने ज़माने की नोटेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, आजकल कंप्यूटर वाला ज़माना आ गया तो उसमें उस टाइप का नोटेशन आ गया है। ठीक, तो कोई अंतर नहीं है। इसको फिर से एक बार, आज का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उस पूरे वीडियो को एक बार अच्छी टफ चीज़ें या नई चीज़ें, टफ नहीं बोल सकते, न्यू थिंग्स जो आपको पढ़नी है। ठीक है, और न्यू थिंग को जल्दी पकड़ोगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, और उसमें लटके रहोगे बार बार कि सर डिफरेंशियल कैसे होता है कैसे होता है, तो 2-3 महीने तक वही चलता रहता है फिर ऐसे में। ठीक है, तो अपन ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए इनको हल करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, इनको अपने को समझने के लिए कम समय में ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, मंडे को अपन लिस्ट इसकी पूरी और सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सी यू ऑन मंडे, बाय।